हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं उपसर्ग की टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कल मैंने उस उपसर्ग पे ही बात किया था, लेकिन वो हमने अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बात किया था। आज हम उपसर्ग के बारे में एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए बात करेंगे, और जहाँ से आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और इसी उम्मीद से मैं यहाँ प्रयास अपना जारी कर रही हूँ। आइए चलते हैं उपसर्ग की तरफ। उपसर्ग को कभी कभी ये पूछा जाता है, ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं समझ पाते, तो वहाँ पे आप समझिए उपसर्ग को प्रीफिक्स कहा जाता है। आइए जानते हैं उपसर्ग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा में जो है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग जो होते हैं उसके अर्थ को जो है कि बदल देते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलकर उसमें एक विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक छोटे छोटे बॉक्स में बना हुआ है। कैसे हम शब्द को जब बांटेंगे तो कैसे वो हमें समझ में आएगा। देखिए, निर्धन गुण निर्गुण, दुर्धन गुण दुर्गुण, अवधन अवगुण अवगुण, स्वधन स्वदेश, विधन देश विदेश, उपधन देश उपदेश। आइए आगे चलते हैं। इसको देखिए, निर्बल, दुर्बल, प्रबल। इसी के माध्यम से आगे देखिए, अन्य उदाहरण को समझते हुए हम आगे चलते हैं। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि निर, दुर, अव, स्व, वि, उप और प्र शब्द नहीं, वरन शब्द के अंश मात्र। आइए आगे चलते हैं। ये ऐसे शब्दांश हैं जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्दांश को ही उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहते हैं। आइए देखिए, एनसीईआरटी किस तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस बना के और चीज़ों को अलग अलग कलर के माध्यम से समझाते हैं। आइए देखते हैं। अतः वे वर्ण या वर्ण समूह जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसमें कोई विशेषता ला दे, उपसर्ग कहते हैं। अभी तो हमने ऊपर बड़ी परिभाषा देखी। अब आपसे कोई पूछेगा कि आप उपसर्ग की परिभाषा दीजिए, तो आप बताएंगे वे वर्ण या वर्ण समूह जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसमें कोई विशेषता ला दे, उपसर्ग कहलाते हैं। आइए आगे चलते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग तथा उनसे बनने वाले शब्दों का परिचय निम्नलिखित प्रकार है। संस्कृत के उपसर्ग। अभी हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि उपसर्ग के प्रकार तो 3 हम लोग देखे थे, और हिंदी के, संस्कृत के और आगत जो बाहर से आए हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले जो है कि बात करेंगे प्रीफिक्स ऑफ संस्कृत। आइए समझने का प्रयास करते हैं, और आप उपसर्ग में को तोड़ने का प्रयास तोड़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ निकालेंगे। यदि आपको अर्थ पता होगा तो आप उपसर्ग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और लोग समझ भी लेते हैं, आप भी समझ जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अ का मतलब होता है नहीं, तो इसका उदाहरण देखिए, अजर, अज्ञानी, अपवित्र, अमृत, अन्याय, असत्य। आइए आगे चलते हैं। अधः मतलब नीच होता है, तो अधः माने नीचे, अधः पतन, अधो गमन, अधोगत, अधोमुख। तो आगे चलते हैं। जब आप इसको तोड़ेंगे अधोगमन, तो अधधन आगमन, तो अधोगमन, तो आप इसे तोड़ लेंगे अधः पतन। आइए, अन मतलब होता है नहीं, अनाचार, अनौपचारिक, अनंत, अनादि, अनावृत्त। इसके उदाहरण है अनधन, आवित्र, अनावृत्त, अनधन, आदि, अनादि, अनधन, अंत, अनंत, अनधन, औपचारिक, अनौपचारिक, अनधन, आचार, अनाचार। ऐसे आप शब्द को तोड़ेंगे। अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब पीछे। अनुचर, अनुसरण, अनुकरण, अनुरूप, अनुलोम, अनुलोम का विलोम। आइए, अति का मतलब होता है अधिक, जिसे लोग कहते हैं ना अत कर दिए हो, तो वही है। अति का मतलब अधिक या सीमा से ऊपर। इसका उदाहरण देखिए, अति
च्युत, अत्यधन युच्च, अतिधन वृष्ट, अति विष, अत्यधन अधिक, अतिधन उत्तम। आप इसको तोड़ने का भी प्रयास करेंगे, मैं जैसे बता रही हूँ आप उसको वैसे शब्द को तोड़ेंगे। अतिधन युक्त, अतिधन युक्त, अतियुक्त, ठीक है। अतिधन वरिष्ठ, अतिधन विष, अतिधन अधिक, अत्यधन उत्तम। आगे चलते हैं। अति चार, अति भूत, अतिधन आचार, अतिधन रंजित, अतिधन क्रमण, अतिक्रमण। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब हम आएंगे अधि, ऊपर। अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ, अधिमान, अधिकार, अधिपत, अधिभार, अधिराज, ठीक है। अधि का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, तो अधिमान, अधिकार, अधिपति, अधिभार, अधिराज। आगे चलते हैं। औ, औ का मतलब होता है हीन या नीचे। अवज्ञा, अवधंतरण, अवधन्नत, अवगुण। आगे चलते हैं। आ का मतलब होता है तक या भर। आ बाल, आजीवन, आकंठ, आजन्म, आमरण। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे। अभी उसी का उदाहरण हम देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आ का अब हम लोग देख रहे थे, उसका अर्थ था तक या भर, आबाल, आजीवन, आकंठ, आमरण। और अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अपनी ओर। आ का मतलब होता है अ से, तो हम अ का देखने का प्रयास करेंगे। आइए। अपनी ओर, आयात, आदान, आकर्षण, आगत मतलब आया हुआ। आइए। सब ओर, आचरण, आलोचना, आवृत्त, आवरण, आक्रमण। और आगे चलिए। अप का मतलब होता है बुरा, और दो अर्थ होता है, बुरा भी होता है, विरुद्ध होता है। तो अप का अर्थ है बुरा, बुरा अप चैन, अप शकुन, अप शब्द, अपवाद, अप ऐस, विरुद्ध। जो है कि अप का ही दूसरा अर्थ है विरुद्ध, तो विरुद्ध का अर्थ है अपकार, अपमान, अपक्रम। आइए आगे चलते हैं। अभी, अभी, अभी का अर्थ है सामने। आइए देखते हैं। अभी, अभी का अर्थ है सामने, तो अभिमुख, अभिनेता, अभिनय, अभ्यागत, अभिधेय। आइए आगे चलते हैं। और अभी का ही दूसरा अर्थ होता है अच्छा। पहला है सामने, दूसरा है अच्छा, तीसरा है सब प्रकार से, मतलब। आइए आगे चलते हैं। सामने, अभिमुख मतलब मुख के सामने, अभिनेता, अभिनय, अभ्यागत, अभिधेय, अच्छा, अभिमत, अभिजात, और अभिज्ञान, अभिजन, अभिसिंचित। और सब प्रकार से आप देखेंगे तो जैसे होता है अभिइप्सित, अभीष्ट, अभिनंदन। आइए आगे चलते हैं। उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, ऊंचा या श्रेष्ठ, उपकार। उत का अर्थ देखिए ध्यान से, आप पहले उपसर्ग को देखिए, उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे, और उसके बाद उससे कितने प्रकार के उपसर्ग बन रहे हैं। तो उत का अर्थ है ऊंचा, मतलब ऊंचाई में। श्रेष्ठ भी ऊंचा होता है, ऊपर का मतलब ऊपर होता ही है। आइए आगे चलते हैं। उत्थान और उत्पात, उत्कर्ष, उद्घोष, उत्प्रेरक, उत्कंठ। उप देखिए, उप का मतलब होता है निकट या समीप, और इसका दूसरा अर्थ है गौड़। आइए आगे चलते हैं। इसके उदाहरण को देखिए। उपसर्ग, ये भी देखिए समीप है, उप और सर्ग, सर्ग के समीप है उप। उपदेश, उपवन, उपलक्षण, उपनाम। आइए आगे चलते हैं। चिर, चिर का मतलब होता है जैसे कि बहुत या सदैव, तो चिरातन, चिर परिचित, चिरायु, चिरकाल, और चिर स्थायी। आइए आगे चलते हैं। दूर, दूर का मतलब होता है बुरा, दुर्दिन, दुर्गंध, दुरात्मा, दुर्दैव, दुर्गति। तो आप सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, दूर, दूर निकाल लेंगे तो दिन बचेगा, दूर में गंध, और दूरधन आत्मा, दुरात्मा, दुर्धन दय, दुर्गति। आइए। दुस या दुस, दुस का मतलब होता है बुरा या कठिन, तो दुस
दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्कृत, दुष्कर्म। आप ऐसे तोड़ के लिखेंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आइए, निस का मतलब होता है रहित या निषेध, और निस्तार, निस्सार, निस्यन, निसंतान, निसंदेह। नी का मतलब होता है नीचे, अधिक और अधिक। तो नी का मतलब होता है नीचे, अधिक, अधिक या आगे। आइए, नीचे का सबसे पहले देखेंगे। नीचे, निलय, निलीम, निपात, निवर्तन। अधिक का मतलब होता है निग्रहण, निगूढ़, निशांत, निरारूढ़, निदारूढ़। आइए आगे चलते हैं। प्र का मतलब होता है अधिक। तो प्रभार, प्रचंड, प्रज्वलित, प्रगाढ़, प्रख्यात, प्रभूत। और आगे देखेंगे जो है प्र का अर्थ अधिक और आगे दोनों होता है। देखिए, प्र का अर्थ है अधिक और आगे। तो आगे चलते हैं। प्रभार, प्रचंड, प्रज्वलित, प्रगाढ़, प्रख्यात, प्रभूत। और आप देखिए आगे प्रवेग, वेग है तो उसमें प्र लगा, प्रवेग, प्रवर। और प्रचलन, प्रगति, प्रवाह, प्रणेता, प्रबोध। आगे चलेंगे। परा का भी अर्थ होता है पीछे या परे या उल्टा, मतलब कि पराभूत, पराजय, पराकाष्ठा, परावर्तन, पराजित, पराक्रम। आइए आगे चलते हैं। परि का मतलब होता है चारों ओर या सब ओर या पूरा, परिरंभ, परिवेश, परिकल्पना, परिक्रमा, परिकलन। आइए आगे चलते हैं। परि का मतलब होता है आसपास, छोटा। तो ये जो है आसपास के अर्थ में जब जो चीज़ें प्रयोग होंगी उनको देखिए। परिशीलन, परिजन, परिव्याप्त, परिश्रुत, परिभ्रमण। और छोटे में आप देखेंगे प्रवचन, मतलब प्र मतलब छोटा, वचन छोटी वचन, प्रभात और प्रदेश, छोटा देश, प्रदेश। और प्रभेदन, प्रबाहु, प्रभेद। आइए आगे चलते हैं। वी का मतलब होता है अधिक या विशेष। और वी का प्रयोग बिना और नहीं के अर्थ में भी किया जाता है। तो अभी हम अधिक और विशेष में देखिए। विध्वंस, विज्ञान, विनाश, विकल्प, विशुद्ध, विनम्र। बिना या नहीं में जो जिसका प्रयोग करेंगे उसको देखेंगे। उसका उदाहरण विशेष, विपक्ष, विफल, वियोग। आइए, प्रति का देखिए। प्रति का मतलब होता है एक या विपरीत या लगभग, सदृश। तो सबसे पहले हम जो पॉपुलर उदाहरण है उसे देखिए। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिफल, प्रत्येक, प्रत्यावेदन, प्रत्युत्तर, प्रतिवाद, प्रत्युपकार, प्रतिकार। लगभग में जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है लगभग में भी प्रयोग करते हैं प्रति, लगभग, सदिश। तो प्रतिलीप, प्रतिरूप, प्रतिबिंब, प्रतिसार। आइए आगे चलते हैं। पुनर का पुनर होता है दोबारा, फिर, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्गमन, पुनरावृत्ति, पुनर्निर्माण। आगे चलते हैं। सह का अर्थ है साथ। तो सहचर, सहपाठी, सहकार और सहयोग। आइए, सु का मतलब होता है सुंदर या अच्छा। तो सु का अर्थ दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। एक तो सु का अर्थ अच्छा होता है, एक अधिक होता है। तो आइए अधिक देखिए। तो सुकोमल, कोमल तो है, अच्छा है लेकिन सुकोमल है। सुस्वाद, सुमधुर, मधुर तो है लेकिन सुमधुर है। सुपरिचित, सुदूर, सुरुचि। आइए आगे चलते। अच्छा में जिनका प्रयोग करेंगे सुनाम, सुकर्म, मतलब उसका नाम अच्छा है, सुंदर नाम है। सु का मतलब होता है अच्छा। तो सुकर्म, उसका कर्म तो अच्छा है, सुकर्म है। पुत्र है लेकिन सुपुत्र है, सुंदर पुत्र है। योग्य है तो सुयोग्य है। तो ऐसे मति है, मति माने बुद्धि होता है, तो यहाँ सुमति मतलब अत्यधिक अच्छा मति है, उसकी बुद्धि अच्छी है। सुप्रीत, प्रीत का मतलब प्रेम होता है, तो सुप्रीत है। आगे चलिए। और आगे हम देखेंगे स्व मतलब अपना, स्वयं का। तो स्वनाम, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वदेश, स्वजन, स्वकर्म। आइए आगे चलते हैं। सत का मतलब होता है अच्छा। तो देखिए अच्छा में क्या क्या होगा। सबसे पहली सत्कर्म, तो कर्म अच्छा है। सज्जन, तो अच्छा है। सद्गति, उसकी गति अच्छी है। और सत्पुरुष, वह पुरुष अच्छा है। सद्योग, उसका उद्योग अच्छा है। और सतगुरु। आइए आगे चलते हैं। आइए, अभी तो हम संस्कृत के ही उपसर्ग को पढ़ रहे थे, अब हम हिंदी को भी पढ़ेंगे। हिंदी को जैसे तद्भव कहते हैं। और वो सबसे पहले देखेंगे हम अभी संस्कृत वाले को। सम का मतलब है भली प्रकार और साथ में। तो भली प्रकार में होता है संक्षिप्त, संलिप्त और संतृप्त, संतुलन, संरक्षण और संभरण। आइए आगे चलते हैं। और साथ, सम का मतलब एक अर्थ होता है साथ। तो आइए साथ में देखिए। स प्रति, स
प्रग संगति संगीत, सम्मोहन संग्रह, और आगे सम्मान। सम्मान को आप ध्यान से देखिए, सम्मान। अब आइए हम हिंदी वाले को देखते हैं। डिफिनीशन जो है कि हिंदी, प्रीफिक्स ऑफ हिंदी। तो हिंदी वाले को देखेंगे जी। हिंदी को मतलब कि सबसे पहले हमने तत्सम को देखा, अब तद्भव देखेंगे। संस्कृत का वह शब्द जो धीरे धीरे आके हिंदी में परिवर्तित हो गया उसे तद्भव कहते हैं। तो आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। उपसर्ग है, सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, अन्न, अ, अध, औ, उन और नी, बिन, स, यही हिंदी के हैं। तो अन्न का मतलब होता है नहीं, रहित। आ का मतलब नहीं, कमी। अध का मतलब आधा। औ का मतलब बुरा या हीन। उन का मतलब एक, कम। और जैसे उन हिंदी में लगता है उन विंशति, वो हिंदी वो संस्कृत वाला, तो वैसे उनका अर्थ है एक, कम। तो बिन मतलब बिना, स मतलब साथ, सहित। आइए सबसे पहले हम देखेंगे अन का। अन का मतलब नहीं या रहित। तो अनचिन्हा, अनगिनत, अनपढ़, अनदेखा और अनचाहा। आइए इसको देखते हैं। अ का, नहीं, कमी। तो जो है कि कमी है, नहीं भी और कमी, मतलब कमी है तो हम नकारते हैं ना, नहीं है वैसे। अमोल, अचल, अपढ़, अगढ़, अजान, अभय। आइए अध का देखिए। अध का मतलब आधा। तो देखिए अध मरा, अध पका, अध भरा, अध कचरा। और आगे देखेंगे औ का मतलब है बुरा या हीन। तो अवगुण, अवघड़, अवघट, अवघड़, औरस, अवतार। ठीक है। उन, एक, कम। तो 29, 49, 59, 69, मतलब 69, 29, 30 में एक कम है। 49 मतलब 50 में एक कम है। 59 मतलब एक में 60 में एक कम है। 69 और मतलब 70 में एक कम है। उनका मतलब होता है एक कम, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं। नी का मतलब है बिना या रहित। तो आइए देखिए नी का प्रयोग। निवेग, वेग मतलब हवा होता है। निडर, डर, निडर है। निढाल, निकम्मा, निषिद्ध। बिन का जो है देखिए, बिन का मतलब बिना होता है। बिन बात, बिन ब्याह मतलब बिना ब्याह। बिन भाव, बिना भाव का। बिन जाने, बिना जाने। बिन पूछे, बिना पूछे। आइए इन सब शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक दिनचर्या में करते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से किताबों में पढ़ते हैं वैसा हम इन सब शब्दों का उपयोग हम दैनिक जीवन में नहीं कर पाते। तो व्याकरण हमें यही सिखाता है कि हम शुद्ध बोलें और क्या बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ है, हमें कहाँ और कैसे बोलना चाहिए। तो आइए आप एक एक शब्दों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं जिसका सुधार करिए। आइए स का अर्थ है साथ या सहित। तो देखिए संदेह, सदेह मतलब कि देह के साथ। सपत्नी, पत्नी है लेकिन पत्नी के साथ। संक, ससंक, सरस, सशक्त, सपरिवार। परिवार है लेकिन सारा परिवार है, सभी साथ हैं। आइए अब हम देखेंगे विदेशी उपसर्ग, तो फिर फिक्स। आइए चलते हैं उपसर्ग और अर्थ। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोई भी पूछेगा विदेशी उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो यहाँ ये भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अब परीक्षा का जो है कि लेवल थोड़ा हाई हो रहा है। देखिए बा, बे, ला, हम, ब, खुश, गैर, ना, बद। इसे हम समझ पाएंगे कि ये विदेशी उपसर्ग हैं। तो बा का अर्थ है अनुसार, सहित। वे का अर्थ है रहित। और ला का अर्थ है रहित। और हम का अर्थ है समान, बराबर। और ब का अर्थ है साथ, खुश, अच्छा, गैर, निषेध। ना का अर्थ है नहीं, बिना। वद मतलब बुरा। आइए चलते हैं हम बा का सबसे पहले देखेंगे। बा अदब, बा वर्दी, बा वफा, बा कायदा। तो बे का देखेंगे, बे का रहित है। बेदाग, बेलाग, बेगैरत, बेअदब, बेचैन और बेकार। आइए आगे चलते हैं। और बेशरम। ला सहित, ला का मतलब रहित है। तो लाजवाब, लाइलाज, लाचार, लापरवाह। और हम का अर्थ है समान या बराबर। तो हम नाम, हम शक्ल मतलब हमारे शक्ल के जैसा। हम नाम हमारे नाम के जैसा। हम उम्र मतलब हमारे उम्र के ही लगभग। हम राज, हम दर्द मतलब कि दूसरे के दर्द को अपने जैसा मानने वाला। हम सफ़र। आइए आगे चलते हैं। ब का अर्थ है साथ। तो बाराज, बदौलत, बनाम, बस्तूर, बसरते। खुश, अच्छा, खुशहाल, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशमिजाज। आइए आगे चलते हैं। खुशनुमा। तो गैर, गैर का मतलब होता है निषेध, गैर मौजूद, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार और गैर जरूरी। गैर सरकारी,
मतलब जो सरकारी न हो, और ना का अर्थ है नहीं या बिना, नादान, नालायक, नाखुश, नापसंद, नाकाम, ना चीज। आइए आगे चलते हैं। बद, बद का अर्थ है बुरा, बदमाश मतलब बदमाश, बदजात, बदनाम, बदकार, बदतमीज और बदनीयत। आइए हम एक राउंड देखने का प्रयास करेंगे कि हम दोहरा लेते हैं। अब तक हमने जो जो पढ़ा, जिनसे नए शब्दों की रचना होती है, हम उन्हें जानेंगे। और देखिए, किसी मूल शब्द के साथ किसी अन्य शब्द अथवा शब्दांश को जोड़कर नवीन शब्द निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नवीन प्रक्रिया को ही हम शब्द रचना कहते हैं। इन्हीं शब्दों से शब्द की नई रचना होती, नए नए शब्द बनाए जाते हैं। आगे चलिए देखिए, हिंदी भाषा में शब्द रचना के 4 मुख्य तत्व माने जाते हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे, लेकिन मुख्य जो है एनसीईआरटी के अनुसार देख लीजिए, यही 4 हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, जिनसे क्या होते हैं, मुख्य तत्व माने जाते हैं नए शब्द रचना के। भाषा में शब्द रचना के 4 मुख्य तत्व माने जाते हैं। आइए, शब्दों के पूर्व जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित करने वाला शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के अधिकांश उपसर्ग संस्कृत के लिए गए हैं, तो हिंदी की जननी संस्कृत है, तो जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक चीज़ें संस्कृत से हैं, तो ये हमें जो है कि एक्सेप्ट करना होगा, और हम करेंगे भी, और उसके अनुसार हम ध्यान देंगे। आइए आगे चलते हैं। तो हिंदी के अधिकांश उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं, या आपने अभी ऊपर देखा, ज़्यादा से ज़्यादा उपसर्ग जो है कि संस्कृत के ही थे, और हिंदी के उपसर्ग संस्कृत उपसर्गों से ही विकृत हुए। जो भी नए शब्द बने हैं वो संस्कृत के ही विकृत रूप है। आज का प्रयास हमारा आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट टॉस करिएगा, और आप उम्मीद करती हूँ हमारा प्रयास आपको अच्छा भी लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। आइए, धन्यवाद दोस्तों।